हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। हाँ जी, 9th क्लास। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने एक में बेसिक्स और थॉमसन मॉडल और दूसरे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस करा, बोहर मॉडल को स्टार्ट करा, उसमें कितने शेल्स होते हैं, कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अभी सिर्फ शेल्स के बारे में डिस्कस करा था। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कॉन्फ़िगरेशन आज करेंगे, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैप्टर नंबर 4 का आज और कल आगे आने वाले 2 लेक्चर्स रहते हैं, इसमें हम चैप्टर नंबर 4 खत्म करेंगे। तो चारों लेक्चर्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चंस कैसे आने हैं सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर दीजिए। चलिए जी, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर 3। आज हम बात करेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल्स। कल हमने बात करी थी, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि शेल्स जो होती हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3 and 4, K, L, M, N। ये शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी की शेल्स में रिवॉल्व करता है और आपस में ऐसे एनर्जी लूज नहीं कर सकता, जो रदरफोर्ड की फेलियर का एक क्या था, दिक्कत थी जो रदरफोर्ड के मॉडल में, उसको ठीक करा बोहर मॉडल ने KLMN फिक्स्ड शेल्स को देखकर। अब हम आज बात करेंगे कि इन शेल्स में किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन शेल, कितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो डिपेंड करेगा फॉर्मूला 2ne², जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल, कितने नंबर की शेल है। मानो फर्स्ट नंबर की शेल है तो n को 1 रखो, 2 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। और यही तो मैंने बताया था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। एक आया तो एक स्पेस खाली रह जाएगी, 2 आएगा तो फुली फिल्ड हो जाएगी, फिल ऑक्यूपाइड हो गए सारे के सारे। अब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, यानी कि दूसरे शेल में कितने आएंगे, पहले शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या है, 2n², जहां में n को 1 2 3 4 रखना है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई टू 18, यानी कि थर्ड शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकते हैं। भरेंगे कितने वो बताएंगे अभी रूल में। फोर्थ शेल में ज्यादा से ज्यादा 32 आ सकते हैं, सो एंड ऐसे ही आगे। फिफ्थ शेल वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में KLM पर ही कहानी खत्म हो जाती है। अब ये दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब आ सकते हैं, अकोमोडेशन मतलब आ सकते हैं, कितने उसमें फिल हो सकते हैं, इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8। अगर बाहर वाली शेल सबसे आउटर मोस्ट है तो चाहे उसमें 18 आते हो चाहे उसमें 32 आते हो, पर भरेंगे ओनली 18 ही, क्योंकि बाहर से बंदे गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली शेल में 2, दूसरी शेल में L, तीसरी शेल में 18 आ सकते हैं, पर क्योंकि ये सबसे बाहर वाली शेल है इसमें 18 होंगे तो कुछ भाग जाएंगे, इसलिए हम 8 ही रखते हैं। अगर मानो चौथी शेल होती, चौथी शेल में 32 आते हैं लेकिन 8 ही आएंगे, अब तीसरी शेल में 18 आ जाएंगे। अगर तीसरी शेल के आगे चौथी शेल है तो उसमें 18 भर लेंगे, और अगर तीसरी शेल ही आउटर मोस्ट शेल है, मतलब सबसे बाहर वाली शेल है, तो उसमें चाहे मर्जी कितने भी आते हो भरेंगे 8 ही। बात समझ में आ गई। पहली में 2 आएंगे, तीसरी में 8, तीसरी में पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 आ सकते हैं, बट अगर तीसरी में 18 भरेंगे तभी, अगर चौथी उसके बाहर है तो। मतलब इनर शेल में जितने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है उतने आएंगे, और आउटर शेल में चाहे वो कोई से नंबर की भी शेल हो और कितने भी उसमें आ सकते हो, पर भरेंगे 8 ही। The electrons are not accommodated in the given shell unless the inner shell is filled. अगर पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे नहीं हमने ले जाके उसको तीसरी शेल में भर दिया, पहले K शेल पूरी भरी जाएगी, फिर L शेल पूरी भरी जाएगी, फिर M भरेंगे, फिर N भरेंगे, N में 8 भरेंगे और फिर अंदर वाली में 10 और भरेंगे, क्योंकि अंदर वाली तीसरी शेल में 18 आ सकते हैं।
स्टेप वाइज मैनर में शेल्स भरी जाती हैं। फर्स्ट 18 की कैसे भरी जाएगी, आओ आपको दिखाते हैं। फर्स्ट 18 की कहोगे तो 1920 की भी आपको दिखा देंगे। तो हाइड्रोजन, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसी के नीचे इसका पहले के, एल और एम लिख लेंगे। के में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो के में 1 आ गया, खत्म बात। यहाँ पे ये न्यूक्लियस बनाएंगे, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कल लगाएंगे, इसको के बोलेंगे। दूसरा सर्कल लगाएंगे, इसको एल बोलेंगे। तीसरा सर्कल लगाएंगे, इसको एम बोलेंगे। पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पर हाइड्रोजन के पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 भरा गया, 1 खाली रह गया। हीलियम की बात करें, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सिर्फ के ही बनाएंगे क्योंकि एल एम बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी बनाएंगे, क्योंकि पहली इलेक्ट्रॉन शेल पूरी भरी जाती है। तो के पूरी भर गई, ये क्या है, फुली फिल्ड है। अब इसमें ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, क्योंकि ये अब पक्का हो चुका है, ये कमरा बंद हो चुका है, इसमें पैक हो चुके हैं। कोई क्यों ही बाहर जाएगा, सब फुल है, और कोई क्यों ही अंदर आएगा, क्योंकि फुली पैक्ड है, कोई जगह नहीं है। लिथियम के लिए पहले के में 2 भरेंगे और फिर दूसरी के एल में सिर्फ 1 भरेंगे। अभी 7 और भरे जा सकते हैं, बट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का तीसरा नंबर है और 3 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। चौथा नंबर बेरिलियम का है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले अंदर वाली में 2 भरेंगे और फिर बाहर वाली में भी 2 ही भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, सर्कल और डॉट न्यूक्लियस से दिखाते हैं। अब बोरॉन का 5वां नंबर है, 5 नंबर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाली में तो 2 ही आएंगे, तो बाहर वाली में 8 आ सकते हैं, पर हमारे पास 3 ही है तो हम 3 दे देंगे। उसके बाद कार्बन का नंबर 6, तो अंदर तो 2 और बाहर 4। नाइट्रोजन का नंबर 7, अंदर 2 बाहर 5। ऑक्सीजन का नंबर 8, अंदर 2 बाहर 6। फ्लोरीन का नंबर 9, मतलब अंदर 2 और बाहर 7। यानी कि अगली में नियोन का नंबर 10, अंदर 2 और बाहर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गई, फुली फिल्ड हो गई। ये भी क्या है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। जो भी फुली फिल्ड होते हैं उनको नोबल मेटल्स, नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। वो और कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ना वो चाहते हैं हमारे अंदर से कोई जाए, ना वो चाहते हैं कोई अंदर आए, उनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। उसके बाद 11 नंबर मतलब अंदर 2, फिर 8 और फिर बाहर वाली में 1। फिर मैग्नीशियम में 2, फिर 8 और फिर 2। फिर एल्यूमिनियम 13 नंबर है तो 2, 8 और 3। पहले अंदर वाली में 2, फिर 8 और फिर तीसरी वाली में सिर्फ 3। फिर सिलिकॉन का नंबर 14 मतलब 2, 8 और 4। पहली वाली में 2, फिर 8 और फिर 4 डॉट। फिर 15 नंबर तो मतलब 2, 8 और 5, 2, 8 और 5। फिर 16 नंबर तो 2, 8 और 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो भी, मैं कैसे लिख रही हूँ। पहले वाली में 2, फिर 8 और फिर तीसरी वाली में जितने हैं सारे के सारे तीसरी में चले जाएंगे, जब तक वो भरेगी नहीं। तो यहाँ पर जितने चले गए, क्लोरीन नंबर 17, क्लोरीन का खूब पूछा जाता है भाई, 2, 8 और 7। इससे अगला है आर्गन, जो कि क्या है, फुली फिल्ड है, क्योंकि 2, 8 और 8। आप कहोगे मैम फुली फिल्ड क्यों है, तीसरी में तो 18 आ सकते हैं, बट 18 आएंगे तो नहीं, क्योंकि वो सबसे बाहर वाली शेल है। 18 इसमें तब आ सकते थे जब इसके बाहर कोई और चौथी शेल होती। पहले चौथी शेल में भरना शुरू करेंगे, तीसरी में 8 आते ही चौथी शेल में जाना शुरू करेंगे, चौथी में 8 भरेंगे, फिर अंदर वाली में 18 करेंगे। ये रूल याद रखना है भाई। अब अगर तुम मुझे कहते हो कि मैम आप हमें पोटाशियम और कैल्शियम, यानी कि पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दो, तो मैं सिखा देती हूँ। पहले 2, 8 और 8। अब बच्चे क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, 8 के बाद 9 कर देंगे। नहीं 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 नहीं, सबसे बाहर वाली शेल में 9 आ सकते नहीं है। तो पहले न्यूक्लियस बनाओ, फिर के बनाओ, फिर एल बनाओ, फिर एम बनाओ, और अब एन भी बनानी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एन में कितने आएंगे, 1। क्यों मैडम, अब इसमें 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जिस दिन इसमें 8 हो गए ना,
फिर इसमें 9, 10, 11 पहले बाहर वाली शेल में 8 करते हैं, फिर अंदर में अगर आ सकते हैं और तो भरते हैं। हालांकि मैडम आपने ही कहा था कि इनर शेल जब तक भरे ना बाहर भरना शुरू नहीं करते, तो भैया बाहर वाली शेल इंट्रोड्यूस तब होएगी जब पहली वाली में 8 भर चुके होगे, या अगर तुम तीसरी शेल में 9 भर दिए तो बाहर वाली शेल तो आएगी नहीं, फिर तो इसी में 9 हो गया, जबकि ये भी तो रूल है कि बाहर वाली शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसलिए पहले 2, 8, 8 भरेंगे फिर 1 भरेंगे। अब कैल्शियम में 2 भरेंगे क्योंकि 2, 8, 8 18 और 2 यानी कि 2, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8 और फिर सबसे बाहर वाली में 2 और अंदर क्या है न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको आनी चाहिए, ऐसे ब्रैकेट बनाना, K वाले लिखना, L वाले लिखना, M वाले लिखना और फिर N वाले लिखना। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाने का तरीका है। ब्रैकेट के अंदर हम K, L, M, N में जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको जो उसका एटॉमिक नंबर है वहां से पता चलेगा। आगे चलते हैं, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए 1 से 20 भाई। आपको चैप्टर नंबर 3 में ही कह दिया था कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी याद कर लो, नहीं तो ना 9th समझ में आएगी ना 10th समझ में आएगी। तो एटम कार्बन का नंबर 6, तो पहले 2 फिर 4। सोडियम का नंबर 11, पहले 2 फिर 8 और फिर 1। अब बोला K और L एटम्स आर फुल। K में 2 आते हैं, 1 में 8 है, तो कहते हैं बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। सीधी सी बात है। अगर वो कहता K, L और M फुल है मतलब 18, और वो कहते सिर्फ K फुल है मतलब हीलियम, और इसका नाम क्या है? नियोन। नाम भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता है, नाम ऑफ एटम भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछ सकता है, K में कितने, L में कितने, M में कितने, कुछ भी पूछ सकता है। आपको रूल याद रखने हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को मेरा बच्चा जेड से लिखते हैं। आज के बाद याद रखना, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज दिस। अब आप कहोगे मैम जो उसका एटॉमिक नंबर है 1 से 20 तक मैंने आपको याद कराए हैं, 1 से 20 में जो उसका नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन है और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन से याद इसलिए नहीं कराती क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर हो सकते हैं, आयन्स बन सकते हैं। तो आयन अगर बन गए, अगर नेगेटिव साइन ऊपर लगा दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव लगा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ये अभी सिखाएंगे। एज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में। अगर आपको क्लोरीन में पूछे कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, तो आप कह दोगे 17 उसका नंबर है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो ऐसा है, अगर क्लोरीन नेगेटिव कह दें तो 17 तो उसके खुद के थे और एक नेगेटिव मतलब एक और आ गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बात याद रखनी है, आयन में इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। एटॉमिक नंबर से ही तो पता चलता है। फिर मैं कहूं एटॉमिक नंबर 6 है तो आप कहोगे कार्बन है, 7 है तो नाइट्रोजन है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी 2 एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता। 1 से 20 तक मैंने याद करने को बोला था, 1 पे अलग 2 पे अलग 3 किसी के भी एटॉमिक नंबर पर 2 एलिमेंट नहीं होते, डज नॉट। एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लोरीन है, कहीं का ही क्लोरीन हो, किसी भी फॉर्मूले में क्लोरीन आ जाए, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 17 ही रहेगा। उसके बाद मास नंबर की बात करें, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर होता क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको बताया भी था, न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन को अभी अभी पढ़ के आए, प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि रिलेशन क्या हो गया? एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस पर। एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन। किसी भी सिंबल को लिखते कैसे हैं, उसका सिंबल लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर उसका मास नंबर लिखेंगे। इधर वाली साइड भी लिख सकते हैं, इधर वाली साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। जैसे मैंने लिखा कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 और उसका मास नंबर 12। हम कहाँ से लर्न करेंगे, चैप्टर नंबर 3 से लर्न करेंगे, जहां पे मैंने सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर याद कराए हुए हैं। उनको लिखते कैसे हैं, सिंबल ऐसे, यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, यानी कि नीचे जेड और ऊपर ए। जेड होता है एटॉमिक नंबर, ए होता है मास नंबर। आगे चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं बेटा जो लास्ट शेल में होते हैं। जैसे कि लिथियम है, लिथियम का नंबर 3 यानी कि 2 और 1। तो जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस, वैलेंस मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं तो हम जो बाहर रखे होते हैं वही लगाते हैं। बैंक से निकलवाने में हम यूं सोचते हैं कि चल बंद पड़े हैं पैसे, क्यों खर्चे, ठीक है। तो जो खुले पैसे पड़े होते हैं वही लगाने की कोशिश करते हैं। तो अंदर वाले जो न्यूक्लियस के पास हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस रिएक्शन में जाने नहीं देता। जो बाहर बाहर पड़े हैं, बाहर बाहर वाली शेल में पड़े हैं, उन्हीं को ही यूज करने देता है। नोबल गैसेस जिनकी खुद की कंप्लीट शेल है बाहर वाली, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो कहती है अभी मेरे पास तो सब कमरे फुल हैं, ना मैं आने देती ना मैं जाने देती। सो नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी बाहर वाली शेल फुल है। हर कोई चाहता है हमारी तिजोरी फुल हो। जिसकी तिजोरी ऑलरेडी फुल है वो क्या करेगा, खाली थोड़ी करेगा उसको, ना खाली करेगा, ना आ सकता ना जा सकता। सो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी एटम्स, इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देने लेने से वो अपनी शेल को कंप्लीट करते हैं। सारे स्टेबल कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना KLM शेल में। हर शेल चाहती है बाहर वाली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, कोई भी स्पेस ना बचे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नोबल गैसेस डू नॉट पार्टिसिपेट। जिनकी ऑलरेडी फुल है बाहर वाली शेल वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पर जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुली कंप्लीट है वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, तो K शेल फुल। नियोन इलेक्ट्रॉन नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और फिर दूसरी में 8, तो इसकी भी शेल कंप्लीट है, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। वही मैं अगला सवाल पूछ रही हूं कि कोई भी केमिकली रिएक्ट करता ही क्यों है, कोई भी रिएक्शन करता ही क्यों है, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाहता है, हर कोई अचीव करना चाहता है, फुली कंप्लीट शेल को तिजोरी भरना चाहता है। एटम्स कंबाइन विद, हर कोई कंबाइन इसलिए करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। जिसको लेने की जरूरत है वो लेता है, जिसको देने की जरूरत है वो देता है। टू अचीव द स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एटम्स रिएक्ट करते हैं। अब 3 तरीके से रिएक्शन हो सकती है, मतलब 3 तरीके की चीजें हो सकती है। रिएक्शन तो क्या हो सकती है, या तो वो लूज कर दे, अगर उनके पास, अच्छा लास्ट शेल में 8 आ सकते हैं, तो मुझे खुद बताना, अगर उसके पास 1 हो तो देने की कोशिश करेगा, 2 तो भी देने की, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 और 8 है तो कुछ नहीं होएगा, फुली फिल्ड है। अब जिसके पास 1 2 3 है, वो अगर किसी को जाके कहे तू मुझे 7 और दे दे, वो कहेगा क्यों, मैं तुझे 7 क्यों दूं, तू मुझे 1 दे दे। यानी कि जिसके पास 4 से कम होंगे वो लूज करेगा और अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। जिसके पास 5 है उसको कहीं से 3 मिल जाएंगे, जिसके पास 6 है उसको 2 मिल जाएंगे, 7 है उसको तो सिर्फ 1 चाहिए। वो तो जिसके पास 1 होगा उसको कहेगा तू मुझे 1 दे दे, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। बिल्कुल सही बात है। तो 4 से नीचे वाले लूज करते हैं, 4 से ऊपर वाले गेन करते हैं, 8 वाला कुछ नहीं करता और 4 वाला कहेगा मेरे पास 4 है, बराबर ही देने पड़ेंगे, बराबर ही लेने पड़ेंगे, तो मैं शेयर कर लेता हूं, ना देता हूं ना लेता हूं, मैं शेयर करूंगा। मेरे वाले तू यूज कर लियो, तेरे वाले मैं यूज कर लूंगा, तेरे को प्रॉपरली दूंगा नहीं निकाल के मैं, मेरे पास रहेंगे, तेरे मेरे पास रहेंगे,
हम दोनों पास पास बैठ जाएंगे, तू कभी मेरे यूज कर लियो, मैं तेरे यूज कर लूंगा, तो दोनों मिल बांट के काम चला लेंगे, उसको कहते हैं शेयरिंग। तो 4 वाला शेयरिंग करेगा, 8 वाला कुछ नहीं करेगा, 1 2 3 वाला लूज करेगा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास है वो गेन करेंगे। तो हम 3 तरीकों से स्टेबिलिटी पा सकते हैं, लूज करके इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है उसके पास एक ही था वो लूज कर देगा, क्लोरीन है वो गेन कर लेगा, लेकिन कार्बन है जिसके पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 दूसरे में 4, वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो अगर एक लूज कर देगा तो आयन कौन सा बन गया, कैटायन, जिसका नाम क्या है, Na+। क्यों आया प्लस और क्यों आया इस पर नेगेटिव, इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 कैटायन एनायन लेक्चर नंबर 3 आयंस वाला देखेंगे। उसमें हमने आयंस को अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो अब देखो इसकी भी स्टेबल हो गई 2 8, लास्ट वाली शेल फुल मजे में, इसकी भी लास्ट वाली शेल फुल, तो ये भी मजे में, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गए, आपस में एक देकर और एक लेकर। तो इससे हमने क्या सीखा कि हर कोई रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबिलिटी पाले, सब अपना कमरा फुल चाहते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है कितने दिए और कितने लिए, जैसे 1 2 3 वाले लूज करेंगे तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, 4 वाला कुछ नहीं करेगा, 5 6 7 वाले 3 लेगा, तो चेंज तो 3 का ही हुआ, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2 और 1, यानी कि वैलेंसी 1 2 3 4 ही हो सकती है। 4 कब होती है, जब शेयरिंग करते हैं 1 2 3, या तो दे, या तो 1 दे या 1 ले, दोनों की वैलेंसी 1, या 2 दे या 2 ले तो भी वैलेंसी 2, या 3 दे या 3 ले तो भी वैलेंसी 3। मतलब जितने का एक्सचेंज होगा, चाहे दे चाहे ले, उतने ही क्या होते हैं, वैलेंसी होती है। सो कैपेसिटी कंबाइन करने की, सो कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कितने से वो कंबाइन करेगा केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, 1 2 3 है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, 5 6 7 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जैसे 7 वाले की वैलेंसी 8 - 7 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो बस तुम यही याद रखो, वैलेंसी हमेशा 1 2 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, 4 शेयरिंग में होती है, 1 2 3 तब होगी या तो देगा या लेगा, लेकिन इसमें अलग अलग कैटायन एनायन बनेंगे। अगर वो 1 2 3 दे रहा है, लूज कर रहा है, तो +1 +2 +3 बनेगी, मतलब कैटायंस बनेंगे। अगर वो 3 ले रहा है तो -3, 2 ले रहा है तो -2, 1 ले रहा है, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए ना, प्रोटॉन ज्यादा बच गए, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो नेगेटिव ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एनायंस बनेंगे, और जब पॉजिटिव ज्यादा होगा तो कैटायंस बनेंगे। आगे चलते हैं भाई, डिफाइन वैलेंसी, अभी अभी बता दिया, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। फिर वो कहता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ। अब सिलिकॉन का नंबर 14 तो 2 8 4, तो सिलिकॉन के 4 है, शेयरिंग करेगा, वैलेंसी 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। 8 है तो पहले में 2 दूसरे में 6, यानी कि इसको 2 और चाहिए तो वो ले लेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी, 2। बड़ा आसान है ना, सबको बड़ा आसान लगेगा अगर आपने एक चीज याद कर ली, वो है एटॉमिक नंबर। आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी एटॉमिक नंबर याद करते ही। एटॉमिक नंबर याद, तो पहले 2 दे दो, फिर 8 दे दो, फिर जितने बचे वो दे दो, तो जितने बाहर वाले में बचेंगे, 5 बचे तो 3 और ले लेगा, मतलब वैलेंसी 3, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैलेंसी इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, यही मैंने कहा। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा या कितने लेगा। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, यूज्ड टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इससे आयंस बनते हैं, या तो कैटायन बनेंगे या फिर एनायन बनेंगे। और कोवैलेंसी तब होती है जब शेयरिंग होती है, जैसे कार्बन तो 2 और 4, तो वो 4 क्या करता है, शेयर करता है, जैसे सिलिकॉन 2 8 और 4, तो वो शेयरिंग से बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं कंपाउंड तो उनको कोवैलेंसी कहते हैं, जिससे कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। एक कैटायन होता है
जो देने वाला होता है, एक एनायन होता है जो लेने वाला होता है। बैंक में कोई पैसे जमा कराने वाला होता है, कोई निकालने वाला भी होता है, तो दोनों से बैंक चलता है। तो कैटायन लूज करता है, एनायन गेन करता है और दोनों मिलकर काम चलाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब कहते हैं Na+ की फुली फिल्ड है, एक्सप्लेन करो कैसे। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये थी, एक लूज कर दिया, Na+ बन गया और फुली फिल्ड बन गई है। फिर कहता है Z3, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जो 3 है तो वो किसका होता है? लिथियम का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? पहले में 2, दूसरे में 1, और 1 को वो लूज कर देगा, मतलब वैलेंसी कितनी? 1। आपको ऐसे सवाल आएंगे, एटॉमिक नंबर दे देंगे और पूछेंगे वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, लास्ट शेल को देखते हुए अगर वो दे सकता है या ले सकता है, जितने दे सकता है जितने ले सकता है, गेन और लूज को ही वैलेंसी कहते हैं। आगे चलिए भाई, लीजिए। और इससे ज्यादा मैडम क्या करके दे? तुम्हें सारा लिख के दे दिया है, तुम्हें किसका क्या नाम, किसका क्या सिंबल, क्या एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने K में, कितने L में, कितने M में, कितने N में और कितने वैलेंसी। थोड़ा सा समझा देती हूँ, 1-2 का पूरी टेबल आपको समझ आनी चाहिए। हाइड्रोजन देखो भाई, जो इसका नंबर उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने याद कराया था, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको तो स्टार मार्क कर लो भाई। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन हो गया तो वो प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम या ट्रीटियम बन जाएगा। वो क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटॉप्स में पढ़ेंगे। हीलियम देखिए, 2 ही नंबर, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। फिर चलेंगे मास नंबर पे, जो भी इनका मास नंबर होगा, मैंने याद करा था, मास नंबर साइड में लिख देती हूँ भाई, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, ठीक है, 19, 20, 23, 24, 27, 28 और फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का 40। ये क्यों लिखे मैम आपने? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन को अगर हम एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें, मास नंबर में से माइनस कर दें, तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अगली स्लाइड पे बताती हूँ अच्छे से। मैंने आपको बताया था मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। अब ये तो एटॉमिक नंबर जो है वही प्रोटॉन्स हो गए। अब अगर हमें पता चल जाए कि फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस का नंबर हमें पता है क्या होता है, 15 होता है और मास नंबर 31 होता है, तो मास नंबर 31, प्रोटॉन 15, तो न्यूट्रॉन कितने निकल जाएंगे? 31 माइनस 15 निकल जाएंगे। यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। ये टेबल भाई आपको याद भी आनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए बनी कैसे है। मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, खत्म। एक और बता देती हूँ, चलिए बता देती हूँ, सिलिकॉन बता देते, नहीं सोडियम बता देते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, लेकिन मास नंबर क्या, 23। तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 12, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन है। सीधी की कहानी है, सोडियम लिखना, 11 लिखना, 23, इसमें से ये माइनस कर देना, वो न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ है वही इलेक्ट्रॉन है और वही प्रोटॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं और मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो और भी कर सकते हो। अब वही कह रहा है वैलेंसी बताओ भाई, क्लोरीन की, सल्फर की, मैग्नीशियम की, तो बड़ा आसान है। क्लोरीन का नंबर 17, 287, कितनी और ले वो की वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो जाए तो 1 ले, तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। कितने इलेक्ट्रॉन और ले कि उसका कंप्लीट हो जाए शेल जो है, तो 1 लेना पड़ेगा। सल्फर को 2 और लेने पड़ेंगे तो 2 होगी। मैग्नीशियम को 2 छोड़ने पड़ेंगे, कोई भी इसको 6 नहीं देगा।
अगर ये किसी से 6 मांगने जाएगा तो वो 6 वाला कहेगा तू मुझे 2 दे दे, मेरी कंप्लीट हो जाएगी तेरे से पहले, तो ये 2 दे देता है। 1, 2 और 3 जिसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में वो दे देते हैं, जिसके पास 5, 6, 7 होते हैं वो ले लेते हैं। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 2, बट ये कैटायन बनाएगा और ये एनायंस बनाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं एनायन बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैटायन बनता है। अब हमें चलते कहता है 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है एटॉमिक नंबर 8 ही होएगा, और उसका नंबर क्या है ऑक्सीजन उसका नाम है, जो कि न्यूट्रल है। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, नाम हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया उसका नंबर। फिर कहता है ऑक्सीजन और सल्फर एटम का बनाओ, मास नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास नंबर 32 होता है। तो मास नंबर तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए हैं। इसी के साथ भाई आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, फ्रैक्शनल मासेस और इसके बारे में कुछ और आइसोटॉप्स के यूजेस वगैरह करके इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप एंजॉइंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।